हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, इसके पहले वाले पार्ट में जैसे कि हम लोग का ए वाला जो पार्ट था वेरिएशन इन लैटिट्यूड था, मतलब कि वेरिएशन इन लैटिट्यूड। देखो यहाँ पे ए वाला वेरिएशन इन जी विद एल्टीट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड बोल रहा हूँ, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी है बट आगे है। मैंने क्या पढ़ाया था इससे पहले वाले पार्ट में, हम लोग ने कहाँ तक फिनिश किया था? एल्टीट्यूड तक। एल्टीट्यूड मतलब कि सम हाइट से, ठीक है। जो हमारा जो अर्थ के जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे नहीं रहेगा, किस पे रहेगा? वो कुछ हाइट पे रहेगा। देखो डायग्राम में दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? अर्थ है। तो ये अर्थ के ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो किधर रहेगा? हाइट पे। देखो सरफेस ये और ये कुछ हाइट पे, एम क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये इधर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? एच, हाइट, ठीक है। तो ये तो हम लोग का डेरिवेशन हो गया था। आज हम लोग देखेंगे अपना न्यू टॉपिक नहीं है, मतलब उसके आगे का एक्सटेंड है, जिसका नाम है वेरिएशन इन जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आई होप सबको मालूम हो, ठीक है। विथ डेप्थ। अब डेप्थ देखेंगे। पहले क्या देखे थे? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब कि कुछ हाइट पे रहेगा ऑब्जेक्ट। कहाँ रहेगा? यहाँ पे नहीं रहेगा, सरफेस पे नहीं रहेगा। कहाँ पे रहेगा? हाइट पे। लेकिन अब क्या देखेंगे? डेप्थ। डेप्थ मतलब के यहाँ पे डेप्थ। देखो ये समझ में आया? नहीं समझा? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। डायग्राम एक बार अच्छे से बना के देखो। यहाँ पे ये क्या है? सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है। ये जो डायग्राम था ना, ये वाला अंदर वाला, ये अंदर वाला मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अंदर वाला, बाहर वाला नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अंदर वाला क्या है? ये अर्थ है। क्या है? ये अर्थ है। अब अर्थ है तो ये क्या है? डेप्थ की बात कर रहे, तो डेप्थ मतलब के डेप्थ हो जाएगा। सपोज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना था? सपोज करो आर था, ठीक है। तो अब ये डेप्थ होगा। पहले क्या हो रहा था? पहले केस में क्या हो रहा था? जो ए वाला पार्ट था उसके अंदर यहाँ पे बन रहा था, बाहर बन रहा था। देखो यहाँ पे देखो ये बना अर्थ, फिर इसके बाहर बन रहा था। बट अभी डेप्थ की बात कर रहे हैं ना, तो डेप्थ में अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। तो अब ये डेप्थ है ना, तो डी देना पड़ेगा। डी पहले क्या था? ये वाले पार्ट में एच था। देखो ना यहाँ पे लिखते थे हम लोग एच, लेकिन अभी ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट भूल जाओ, ये वाला पार्ट नहीं है। क्या है? अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अंदर डेप्थ बोला ना, अंदर बनाना। अंदर बनाएंगे। ये सपोज करो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस है डी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस है आर। तो मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रहेगा? ये कितना रहेगा? बताओ, कोई बता सकता है क्या रहेगा? सिंपल। देखो ये भी एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये आर है ना, ये डी है ना। देखो ना ये डी है और ये आर है, तो ये कितना रहेगा? सिंपल, आर, ये बड़ा वाला आर माइनस डी। आर में से अगर मैं यहाँ इसमें से अगर मैं इतना निकाल दूँ तो क्या बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? इतना। समझ में आ रहा है? ये बड़े वाले में से छोटा वाला निकाल दूँ तो क्या बचेगा? इतना, मतलब आर माइनस डी। तो ये क्या हो जाएगा? आर माइनस डी। समझा डायग्राम? ठीक है। तो ये डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया हूँ। देखो यहाँ पे ये अर्थ बनाया हूँ, ये अर्थ है, ठीक है। फिर डेप्थ बोला ना, ये डेप्थ है ना, हम लोग टॉपिक देखो डेप्थ है। तो डेप्थ में हम लोग क्या करते? अंदर सर्कल बनाते हैं। तो अंदर बनाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस का इतना है? डी है, ठीक है। डायग्राम इम्प्रॉपर हो सकता है क्योंकि मैंने सर्कल अच्छे से नहीं बना पाया, टेक्स्ट बुक में अच्छे से बना, ठीक है। तो ये हो गया डी, ये हो गया आर। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक आर माइनस डी। कैसे आया? मैंने बताया, ठीक है। तो देखो पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। द अर्थ कैन बी इमेजिन टू बी अ स्पीयर, ठीक है। अर्थ क्या है? स्पीयर है, इमेजिन करो। मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल्स, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस के बोल रहा है, डेप्थ पे नहीं बोल रहा, अभी सरफेस पे। ऑब्जेक्ट किधर पे? इज ऑन द सरफेस, मतलब कि यहाँ पे। इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट एक्सपीरियंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा एज इफ द इंटायर मास ऑफ द अर्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड एट इट्स सेंटर। तो सपोज करो पहले क्या है, पहले केस में क्या है कि वो अर्थ पे है ना, पहला तो केस हम लोग अर्थ वाला लेंगे ना कि पहले अर्थ पे फिर डेप्थ पे है ना, तो पहले वाला अर्थ लेंगे। तो अर्थ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आता था हम लोग का, जो जी वाला क्या फॉर्मूला था, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला हम लोग का पहले से पढ़ता है, जो लोग मेरे शुरू से पार्ट का वीडियो देख चुके हैं उन लोगों को मालूम होगा। ठीक है, ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये फार्मूला पहले से, जो लोग वीडियो नहीं देखे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का, वो लोग प्लीज़ जाके देखो, इसके बाद ही ये अच्छे से समझेगा। ठीक है, नहीं मिल रहा वीडियो तो मेरे चैनल पे जाओगे, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे पूरा हर चैप्टर का मैंने बना के रखो एक साथ वीडियो, तो आप लोग एक साथ देख सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या केस लिया मैंने, अर्थ के सरफेस पे, तो ये फॉर्मूला आएगा बेसिक पहला जो हम लोग का है। ठीक है, अभी अज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज यूनिफॉर्म, डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज यूनिफॉर्म। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सबको मालूम है, फर्स्ट चैप्टर जिसने देखा होगा मेरे वीडियो का, मेरे चैनल पे जो फर्स्ट चैप्टर का मैंने डाला वीडियो, वो देखा होगा किसी ने कोई ना कोई। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब मुझे मास मालूम करना है तो मास को इसी रखो। क्यों मास मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना मास है ना, तो मास का वैल्यू मुझे पुट करना, तो मास है ना इधर, तो मास को इसी रखो, वॉल्यूम को वहाँ भेज दो, डिवाइड में ना, वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई में, तो वॉल्यूम वहाँ पे गया। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब के लिए, क्योंकि देखो ना पहले इसने बोल दिया अर्थ क्या है, स्पीयर है, बोला कि नहीं बोला था, पीछे स्पीयर बोला था ना, तो स्पीयर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 10th में पढ़े हो, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे लिखा, और क्या लिखूंगा, रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे आ गया, तो एम ऐसी रखा, इसको यहाँ भेज दिया, और इसका फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। ठीक है, 10th में पढ़े हो ना। ठीक है, अब मुझे क्या मिला, एम का फॉर्मूला मिल गया। एम का फॉर्मूला जब मिल गया तो एम का जो ये वैल्यू है वो कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा। कहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे। देखो ये एम है ना, तो एम की जगह क्या पुट करूँ मैं, ये सब पुट कर दिया। देखो यहाँ पे स्टेप में देखो, आर स्क्वायर, ठीक है, जी 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 जी, एम की जगह क्या लिखा, 4/3 पाई आर क्यूब रो। समझा यहाँ तक। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर और ये क्या बचेगा, कितना आर बचेगा, खाली आर बचेगा, तो क्या हुआ, 4/3 ऐसे आया, जी भी ऐसे आया, रो भी ऐसे आया, आर खाली बचा और पाई बचा, बाकी सब कैंसिल। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कंसिडर अ बॉडी एट अ पॉइंट। अब देखो यहाँ पे अभी चीज़ आई, पहले जो हम लोग अभी तक किए ना वो सब अर्थ के सरफेस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, अर्थ के सरफेस पे। अभी डेप्थ आएगा, कंसिडर अ बॉडी एट अ पॉइंट पी एट द डेप्थ। समझ में आया, अब डेप्थ आया तो अब फॉर्मूला चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आगे फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला सेम है, खाली लिखने का अंदाज बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो एट पॉइंट P एट द डेप्थ ऑफ D, डेप्थ है ना ये, देखो यहाँ पे ये डेप्थ है ना, D क्या है, डेप्थ है ना, D क्या है, डेप्थ है, तो D बिलो द सरफेस। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, बिलो, अब आओ ना ये बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन फिगर, पीछे जो फिगर बना ना उसका। ठीक है, उतना तो मालूम होगा। ठीक है, अब हम लोग डेप्थ का ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने डी लिख दिया, डी सफिक्स में लिखा, नीचे लिखा, ताकि पता चले हाँ ये जब डेप्थ है तब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी है। ठीक है, ये नॉर्मल वाली है और ये डेप्थ वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, डेप्थ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, GM अपॉन आर स्क्वायर था कि नहीं था। ठीक है, तो बस सेम जी रहेगा,
लेकिन यहाँ पे M1 हो जाएगा। M1 क्यों हो जाएगा? M1 मतलब कि दिखाने के लिए ताकि ये अलग है, ये M अलग है, ये वाला है नॉर्मल वाला, और ये M अलग है दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब डेप्थ आ गया ना, तो G तो कांस्टेंट है, वो तो सबके लिए सेम रहेगा, वो पहले वाले केस में भी वही रहेगा, दूसरे वाले केस में भी वही रहेगा, लेकिन M जो है ना वो बदलेगा। इसीलिए बदलने के लिए यहाँ पे मैंने M डैश लिख दिया, समझ में आया? M डैश लिया ताकि पता चले हाँ ये अलग है थोड़ा सा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, उसका भी M डैश भी मालूम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर R क्या है? यहाँ पे क्या है? R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? R स्क्वायर लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा? लिखूँगा, लेकिन यहाँ पे R स्क्वायर नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, पहले अर्थ इधर था कि नहीं था? ठीक है, तो यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना था? R। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? R स्क्वायर लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है, लेकिन अभी अर्थ जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ गया? डेप्थ पे आ गया। डेप्थ मतलब अंदर आ गया, तो अंदर आ गया तो मुझे डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? ये वाला, R-D। कैसे आया वो भी बता चुका हूँ, समझ में आया? इसीलिए यहाँ R की जगह क्या आएगा? R-D होल स्क्वायर। अभी समझा? ठीक है, नाउ अब हम लोग को क्या मालूम करना है? नॉर्मल जो हम लोग M मालूम किया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी M डैश क्या फॉर्मूला रहेगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ पे था ना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब सेम फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब, लेकिन पाई R क्यूब नहीं लेंगे, R नहीं लेंगे, R-D लेंगे। क्यों लिए? समझ में आया ना? R-D लेंगे। ठीक है, पहले केस में क्या ले रहे थे? R, लेकिन अब R-D। ओके, ठीक है, R-D क्यूब इंटू डेंसिटी तो सेम रहेगा। ओके, ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दो। ये M डैश का है ना, M डैश की वैल्यू आ गई हम लोग को ना, तो M डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, बस और कुछ नहीं करना है, खाली M डैश की वैल्यू पुट करो कि ये पुट। ठीक है, G ऐसी आया, JD भी ऐसी आया, M डैश की क्या लिखूँ? 4/3 पाई R-D क्यूब इंटू डेंसिटी। समझ में आया? ठीक है, और R-D स्क्वायर पहले से, तो यहाँ पे पहले से लिख दिया। अब एक चीज़ बताओ, कट कौन क्या क्या कट होगा? जो होशियार बच्चे वो अभी तक बता भी चुके होंगे। ये कट हो जाएगा, और यहाँ से एक 3 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो खाली क्या कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो R-D बचा खाली। ठीक है, इतना सिंपल कैलकुलेशन तो आता ही होगा आई होप। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो खाली 1 बचेगा, R-D बचेगा खाली, तो आ गया GD = G इंटू 4/3 पाई R-D डेंसिटी। इक्वेशन नंबर 2। अब बस इक्वेशन नंबर 1 जो मिला था ना फर्स्ट वाला, इसको और इसको डिवाइड कर दो, और डिवाइड में याद रखना GD ऊपर रखना, क्योंकि हम लोग को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ मालूम करना है, नॉर्मल वाला नहीं मालूम करना है, एट द डेप्थ मालूम करना, इसलिए इसको ऊपर रखना और डिवाइड करना इक्वेशन नंबर 1 से। देखो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि GD मालूम करना, G नहीं मालूम करना। हम लोग नॉट इंटरेस्टेड इन G, वी आर इंटरेस्टेड इन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ GD। ओके, तो G ऐसी रखा, GD को G से डिवाइड किया। देखो, राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा ना, और लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा, तो GD डिवाइड बाय G, और G ये वाला इधर पे ऐसा, फिर इसका ये वाला यहाँ पे। अभी समझा? समझ में आ रहा है ना? आई होप समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या कट हो जाएगा? कट कर दो, कैंसल 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 कैंसल, है ना, कैंसल कैंसल, क्या बचा? R-D अपॉन क्या बचा? खाली R बचा। आया कि नहीं आया यहाँ तक? समझ जा? ठीक है, बहुत इजी है, और इतना इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। ओके, फिर GD अपॉन G ऐसी रहेगा, ये R है ना, ये R दोनों के साइड डिवाइड होगा, इतना तो मालूम होगा, सिंपल कैलकुलेशन, इतना तो मालूम होगा ना बाबा। देखो यहाँ पे अगर 5 - 2 है डिवाइड बाय 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 5/4 - 2/4, क्योंकि ये 4 दोनों से डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा,
है ना, इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा। आई होप मैथ्स स्ट्रांग हो आप लोगों का, ठीक है। तो आर बाय आर डिवाइड बाय आर हो जाएगा, ये देखो आर डिवाइड बाय आर, और डी बाय आर हो जाएगा, समझा यहाँ तक। फिर आर आर कैंसिल, क्या बचा, खाली 1 बचा, माइनस डी आर इसलिए लिखा। अब जी मुझे क्या मालूम करना है, जी डी, जी क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं काम है ना, तो वहाँ पे जाने का, ठीक है। तो डिवाइड में है तो यहाँ वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई में, तो आ गया फार्मूला। कोई भी पूछे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ मालूम करो, तो ये फार्मूला है, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। डी क्या है, डेप्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन कैसा है ये, एट द डेप्थ, ओके, ठीक है, ठीक है। दिस इक्वेशन गिव्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, जो मैंने बोला वही लिखा है वहाँ पे, ठीक है। डी बिलो द अर्थ सरफेस, समझाए, तो ये डेरिवेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये सॉरी यहाँ पे एट लिखा था बट ये मेरा पसीना गिर गया, ठीक है। स्पेशल केस, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब सेंटर ऑफ द अर्थ पे है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे है, तो क्या हो जाएगा, मतलब जो डेप्थ है, मतलब इसे कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग ने ये लिए थे ना डेप्थ, जो डेप्थ है ना वो सेंटर में आ गया, डेप्थ किधर आ गया, वो किधर पे आ गया, वो सेंटर पे आ गया, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर डी इज इक्वल टू आर, डी इज इक्वल टू आर। तो जी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं अच्छा ठीक है, नहीं समझा ना, ठीक है मैं डायरेक्ट बताता हूँ। एट डी इज इक्वल टू आर, मतलब सपोज जो डेप्थ है ना वो इज इक्वल टू आर है, डेप्थ जो है डी इज इक्वल टू आर है, तो यहाँ डी इज इक्वल टू आर है ना, तो डी की जगह आर पुट करो, पुट किए, आर आर कैंसिल, क्या बचा, खाली 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, तो जी को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आंसर क्या आएगा, जी डी का 0 ही आएगा, तो इसलिए जी डी इज इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन है, नहीं समझा, ठीक है समझा देता हूँ ये भी, देखो स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए देखना ज़रूरी है। क्या बोल रहा है पता है, स्पेशल केस में डी इज इक्वल टू आर, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, ये फार्मूला है। और पहला क्या बोला, डी इज इक्वल टू आर है, तो मतलब कि पुट करो 1 माइनस डी की जगह क्या पुट करूँ, आर, कर दिया पुट, फिर क्या करूँ, आर आर कैंसिल, क्या बचा, खाली 1, 1 में से 1 गया 0, 0 इंटू जी 0, जी डी का वैल्यू कितना आया 0। सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया है ना, तो इसलिए जी डी का इक्वल टू 0, ठीक है। अगर जिसको लिखना है तो लिख भी लो, ठीक है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया था इसलिए मैं बता दिया डायरेक्ट, ठीक है, जिसको लिखना है लिख लो, बहुत अच्छी बात है। नाउ thus the value of acceleration due to gravity is maximum, thus the value of the acceleration due to gravity is maximum at the surface of the earth, मतलब कि surface of the earth पे ना हमेशा acceleration due to gravity मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, डेप्थ पे, हाइट पे, कहाँ पे, तो सीधा बोलना एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ द वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन हाइट अबाउ द अर्थ सरफेस, मतलब कि इंक्रीज अगर हाइट करेंगे, तो फर्स्ट केस ना हम लोग का एल्टीट्यूड वाला, उसके लिए अगर हम लोग हाइट को इंक्रीज करेंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज, और इंक्रीज इन डेप्थ करेंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जितना हो सके डेप्थ और हाइट को कम रखने का, ठीक है। नाउ ग्राफिकली भी देख लेते हैं, ठीक है, ग्राफिकली भी देख लेते हैं, देखो सिंपल, देखो यहाँ पे अगर इनसाइड द अर्थ है, इनसाइड द अर्थ मतलब के डेप्थ है ना, देखे थे ना हम लोग जो अंदर इनसाइड बना था सर्कल,
तो उसके अंदर देखो अगर ज़ीरो रहेगा डेप्थ तो ज़ीरो एक्सीलरेशन भी रहेगा, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सीलरेशन बढ़ेगा वहाँ पे एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन एट सम टाइम आर इजिकल टू आर हो जाएगा, तो यहाँ पे जब आउटसाइड द अर्थ बनेगा, आउटसाइड द अर्थ बनेगा तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कभी कभी बनाने बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया, ज़्यादा इसका इतना वो नहीं है। ठीक है, नाउ सी वाला देखते हैं। ठीक है, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वेरिएशन विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, रोटेशन आया तो मतलब के रोटेट हो रहा है कोई बॉडी, और जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है तो वहाँ पे एंगल भी आएगा, लैटिट्यूड मतलब एंगल भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिट्यूड का मतलब क्या है, एंगल, और रोटेशन का मतलब घूमना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है और लैटिट्यूड भी है। तो लैटिट्यूड इज एन एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल किससे मेड करता है, रेडियस वेक्टर से, वो तो मालूम ही हम लोगों को। देखो ना यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मैं बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर रहेगा, सपोज करो पी पॉइंट ले लेता हूँ, चलेगा। ठीक, पी पॉइंट, तो ये पोजीशन वेक्टर है जो 0 से लेकर पी तक डिस्टेंस कितना है, आर। इसको क्या बोलते हैं, आर को पोजीशन वेक्टर, क्यों वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि एरो दिया ना इसलिए, डायरेक्शन बता रहा है ना, ये इसलिए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये कोई एंगल से रहेगा, कोई एंगल से रहेगा ना। ठीक है, तो बस वही, तो लैटिट्यूड इज एन एंगल made by radius vector of any point from center of the earth with the equatorial plane। ठीक है ना, ठीक। ये डायग्राम देखो यहाँ पे, ये डायग्राम में क्या पता है, सिंपल मैं बताता हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट करके दिया है लेकिन मैं फिर सिंपल वे में समझाता हूँ। ये पता है, ये जो बीच में जो है ना, बीच में जो सर्कल घूम रहा है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये, इक्वेटोरियल, मतलब सेंटर पे जो गोल घूम रहा है ना उसको इक्वेटोरियल। अच्छा, गोल घूम रहा है मतलब ये एक्सिस है, ये जो ना, ये बीच में, ये सपोज करो ये यहाँ पे सर्कल है, ऐसा सर्कल है। ठीक है, तो ये एक्सिस ऐसा घूम रही तो ये भी चीज़ भी घूमेगा, ये जो मेरा हाथ है ना ऐसा घूमेगा, जैसे जैसे ये ऐसा घूमेगा वैसे वैसे ये भी ऐसा करके घूमेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हो रही है, ये ऐसा घूम रहा है, देखो डायरेक्शन भी बता रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ये ऐसा घूमेगा, तो ये जो सर्कल है ना, जो उसके वो देखिए कोई ऑफिस में देखो, हमारे नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड घूमेगा, पूरे वर्ल्ड का जो नक्शा रहता है वो ऐसा घूमता है, बॉल टाइप जैसा रहता है, ऐसा घुमाता है तो घूमता है, तो वही चीज़ है बस। ठीक है, तो ये क्या है, सेंटर का क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन। अब सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज करो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सपोज करो मैंने ले लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, ये कितना हो गया। अभी सपोज करो यहाँ पे इसका डिस्टेंस दिया नहीं, ठीक है, पी दिया, ओ पी दिया। ठीक है, ओ पी, ओके ठीक है, ओ पी दिया। तो ये जो हम लोग जो लाइन बनाएंगे, ये जो लाइन बनी है ये कोई एंगल से बनेगी, तो एंगल आ गया। ठीक है, और ये क्या है, ओ क्या है, इज़ द सेंटर मतलब ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल सुने हो, ये जितना एंगल रहेगा उतना ही एंगल वो भी रहेगा। ये क्यों बनाया, क्योंकि ये यहाँ से लेकर इक्वेटोरियल का जो सर्कल है उसका रेडियस आर है, लेकिन जो इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो ऊपर सर्कल बन रहा है उसका रेडियस अलग रहेगा, उसका सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे आर है, कैपिटल आर, यहाँ पे सपोज करो स्मॉल आर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सेंटर भी अलग है, इसका सेंटर भी अलग है, ओ डैश, ये ओ है, ये ओ डैश है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है बस, और टीटा तो सेम रहेगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, और ये ए आर है ना, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बस जिसको नहीं मालूम तो बता दूँ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या कब आता है, जब सर्कल आता है ना, जब सर्कल आता है कोई भी चीज़ घूमती है तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वो उसका मतलब क्या है कि ऐसा एक्सीलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर है। देखो ये है ना, इसका डायरेक्शन जो रहेगा ना वो ये ऐसा रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं,
टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री। अच्छा, ये जो एंगल रहेगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, वो तो हम लोग को मालूम है, फिर ठीक है, फिर भी लिख दिए यहाँ पे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम लोग को मालूम है ना, ठीक है। और ये जो ये घूम रहा है ना एक्सिस, ये एक्सिस कौन से स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, चलेगा। एंगुलर स्पीड बोलो या एंगुलर वेलोसिटी बोलो, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके, कोई नई चीज़ नहीं है, ओके। तो ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स पोलार एक्सिस, अर्थ क्या हो रहा है अभी, रोटेट्स अबाउट इट्स पोलार एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ये भी मालूम है हम लोग को। हैंस एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेप्ट द पोल्स मूव इन अ सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है, ठीक है। द मोशन ऑफ अ मास m एट पॉइंट P ऑन द अर्थ इज शोन बाय डॉटेड सर्कल विथ सेंटर एट 0 इन फिगर अबाउ। देखो, एक सपोज करो क्या बोला उसने, मास है, सपोज करो ये पार्टिकल एक जिसका मास m है, ठीक है। तो अभी ये क्या, इसकी वजह से यहाँ पे एक सेंटर बन जाएगा, तो ये सेंटर अलग रहेगा, ये सेंटर अलग है, ये सेंटर अलग है, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस अलग है, क्योंकि ये स्मॉल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक सर्कल बनेगा, यहाँ पे भी सर्कल बनेगा, लेकिन दोनों सर्कल कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझा। लेट दैट लैटिट्यूड ऑफ पी बी टीटा, अब पी एंगल ही बनाएगा ना, टीटा जैसे मैंने बताया एंगल बनाएगा, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। तो सपोज करो ये एंगल टीटा है, ये इसका रेडियस आर है, तो पी ओ कितना रहेगा, पी ओ डैश, पी ओ डैश, पी नो, पी ओ नहीं, हाँ, पी ओ डैश, पी ओ डैश कितना रहेगा, आर रहेगा, तो यहाँ पे लिखा हूँ पी ओ डैश कितना, आर। ई ओ पी ट्रायंगल, ई ओ पी कितना एंगल रहेगा, टीटा, जो दिया वही मैंने लिखा, ई ओ पी इजिकल टू टीटा। ई बीइंग अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर, ई क्या है, इक्वेटर जो बना ना, इक्वेटर सर्कल, इक्वेटर सर्कल का है, तो सपोज करो पॉइंट ई दे दिया इसने, इसलिए क्योंकि इक्वेटर पे ना, इसलिए ई पॉइंट दे दिया, ई बीइंग अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर, समझा। फिर ट्रायंगल ओ पी ओ ओ डैश, जैसे जो एडजेसेंट एंगल बन रहा था ना, ये वाला, ये जेड वाला, सॉरी ऐसा, तो ये एंगल हम लोग देखे टीटा था, तो ये एंगल कितना रहेगा, टीटा, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये एंगल टीटा है, ई ओ पी, वैसे ही ओ पी ओ कितना रहेगा, ओ पी ओ कितना रहेगा, टीटा, एडजेसेंट एंगल है ना, जितना ये एंगल रहेगा उतना एंगल वो भी रहेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ पी ओ डैश इजिकल टू थीटा, ठीक है, समझा। इन ट्रायंगल ओ पी ओ डैश कॉस थीटा लगाओ, वहाँ पे कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा लगाओ कॉस थीटा, तो आएगा पी ओ डैश, देखो कॉस थीटा लगाओ, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये और ये वाला, यहाँ पे कॉस थीटा लगाओ, कैसे लगेगा, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, 10th में पढ़े हो, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये एंगल का, ये जो एंगल है ना, ये एंगल का एडजेसेंट क्या है, ये तो अपोजिट है, देखो एंगल के सामने जो है वो अपोजिट है, एडजेसेंट क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, पी ओ डैश रहेगा, पी ओ डैश क्या है, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा ना, तो एडजेसेंट में लिया, अब क्या, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या रहेगा, पी ओ, क्या रहेगा, पी ओ। अब पी ओ कितना है, आर है, क्यों आर है, अरे बाबा ये रेडियस है ना, तो रेडियस में से घूम रहा है वो, देखो ऐसा 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 घूम रहा है, तो यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, कहीं पे भी रहे, डिस्टेंस कितना रहेगा, कैपिटल आर, है ना, ये देखो ना रेडियस है ना, ये सर्कल में घूम रहा है ना, तो इतना ये जितना रहेगा उतना ये भी रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी ओ डैश डिवाइड बाई पी ओ इजिकल टू, पी ओ डैश कितना है, आर, पीछे देखा हम लोग, पी ओ कितना है, आर, ये आर को यहाँ पे दो, तो मुझे स्मॉल आर का वैल्यू कितना मिला, आर कॉस थीटा, इजीली मैंने निकाला, कुछ मैंने नहीं किया, सिंपल कैलकुलेशन जो हम लोग को मालूम है, कॉस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मैं साइन थीटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अपोजिट मालूम हो जाता है, अपोजिट मुझे मालूम नहीं करना है, मुझे एडजेसेंट मालूम करना है, एडजेसेंट मतलब कि आर मालूम करना है, स्मॉल आर मालूम करना है, ठीक है। नाउ
मैं स्मॉल आर क्यों मालूम किया पता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, नाम सुने हो, अब भी बताया था। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। जिसको नहीं मालूम उसको याद कर लो, और जिसको मतलब मेरा पूरा लेक्चर देखे, जो मेरा शुरू से फर्स्ट चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का, 11th क्लास का, मार्शल बोर्ड का, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में जो मेरा पढ़े हैं, उन लोगों को मालूम है। ए इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। और ए क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। आर क्या है? रेडियस। ओ क्या है? अरे सॉरी, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नहीं मालूम तो याद कर लो। ए इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर। और ए क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फॉर द मास m डायरेक्टेड अलॉन्ग पी ओ डैश इज ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। फिर आर में मुझे कितना मिला? यहाँ पे देखो, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा पुट कर दिया। यहाँ तक समझा? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अलॉन्ग पी ओ डेट इज टूवर्ड्स द सेंटर। देखो मैंने बहुत पहले ही बोल चुका हूँ, टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। देखो दो चीज़ होती है, एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल, पिटल का मतलब टूवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल, फुगल रहेगा एफ यू फुगल, फुगल। ठीक है, फुगल में क्या रहेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। अभी फुगल आया नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल आया नहीं है अभी तक, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, वो अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा। अवे फ्रॉम द अर्थ रहेगा या अवे फ्रॉम द सेंटर, बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ए आर इज इक्वल टू ए कॉस टीटा। ए आर इज इक्वल टू ए कॉस टीटा। ठीक है, तो ए मुझे मिल गया मुझे, ए मुझे मिल गया आर कॉस टीटा। मिला कि नहीं मिला? आर कॉस टीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस टीटा। अब ये कॉस टीटा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिला मुझे यार? आर ओमेगा स्क्वायर इसी लिखूंगा, कॉस स्क्वायर टीटा। यहाँ तक समझा? कोई डाउट? ओके। सो मैंने यहाँ पे जस्ट एक चीज़ मैंने नहीं बताया, वो मतलब मैं भूल गया, बट ठीक है बता देता हूँ कि ए आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा क्यों आया, है ना? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये तो समझ में आया कि ये फॉर्मूले से आया, लेकिन ये कैसे आया? ए आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कैसे आया? तो देखो यहाँ पे मैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, देखो मेरे वर्ड्स को सुनो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड किया। किसका फाइंड किया? ये सर्कल का फाइंड किया, ये सर्कल का फाइंड किया। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना आया मुझे? ए आया। कितना आया? ए आया। कितना आया मुझे? ए। जो ऊपर वाला था ना, तो यहाँ से यहाँ तक आर, तो मुझे ये मिला ए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लेकिन मुझे ये मालूम करना है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। मुझे क्या मालूम करना है? ये वाला मुझे फाइंड करना है ना। और ये आ रहे एक्सीलरेशन को मैंने क्या बोला? ए आर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ए आर। तो मुझे ये यहाँ से लेकर ये एक्सीलरेशन ए आर मालूम करना है। तो कैसे मालूम करूँगा? सिंपल, मैंने बताया था एक चीज़। क्या बताया था? कि जो एंगल के साथ रहेगा वहाँ पे क्या आएगा? कॉस थीटा। देखो ये जो है ना, ये क्या बोलेंगे इसको? एंगल के साथ में है, एंगल के साथ में ये है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? साइन थीटा। लेकिन ये जो है ये एंगल के साथ में है, तो ये होगा कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझा अभी? अब आप लोग बोलेंगे ये भी तो है ना। अरे बाबा, ये तो ए तो हम लोग को मिला ही है ना। मुझे ए मालूम करना है क्या? नहीं मालूम करना है। मुझे क्या मालूम करना है? ये तो ये देखूंगा और ये देखूंगा, ये तो मुझे मालूम ही है ना। जो नहीं मालूम वो पता करो। तो जो एंगल के साथ में है वो कॉस थीटा, और जो एंगल के साथ में नहीं है वो साइन थीटा। इतना समझा? अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ए से। जो मुझे मालूम है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ए आर ए कॉस थीटा है, ठीक है। यहाँ ए आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ए का वैल्यू मुझे मालूम है, आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर, आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर, और कॉस थीटा पहले से, ठीक है। अब ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बस सिंपल, तो मिल गया मुझे। ओके, नाउ नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बी
acting towards PO is utilized in providing this component of centripetal acceleration। ठीक है, ये बेसिकली बता रहा है कि ये सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन है क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए, अर्थ के सेंटर के अट्रैक्ट करने के लिए ये सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन यूज़ करते हैं, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, वो तो हम लोग को मालूम ही है। ओके, थर्स द इफेक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन M एट P कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं। क्यू कैसे आया, ये कैसे आया, कैसे आया बताओ, देखो कैसे आया, मैं नहीं मालूम ना, ठीक है बता दो। वो जो ऑब्जेक्ट है ना पी वाला, जो ये पी, उसका जो वेट रहेगा ना, उसका जो वेट रहेगा, उस वेट में से जो हम लोग ने एक्सीलरेशन फाइंड किया उसको माइनस कर दो। देखो इसमें से इसको mg से, mg ना, mg वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस मैंने क्या किया इससे। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे माइनस आपने इससे किए, लेकिन यहाँ पे m भी आ रहा है, तो m क्या है, m जब मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब वो फोर्स है, क्योंकि हम लोग इफेक्टिव फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फोर्स है ना, वेट क्या है, वेट भी एक फोर्स ही है ना, तो यहाँ पे हम लोग वेट को वो वेट फोर्स लिख रहे, तो यहाँ पे भी फोर्स लिखना पड़ेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फादर इज इक्वल टू मदर, याद करने के लिए, ठीक है, फादर इज इक्वल टू मदर, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन तो मुझे मिल गया, तो मास से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। एक्सीलरेशन तो मिल गया ना मुझे, फोर्स से m से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे m से मल्टीप्लाई किया। बाकी ये टर्म जो है ना वो एज इट इज ऐसे लिखा मैंने, ये समझा यहाँ तक। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो m तीनों जगह m है, निकाल दो, निकाल सकते ना, अरे बाबा इसको m को यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, इधर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे भी दोनों जगह कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल कर सकते ना, तो क्या मिलेगा फॉर्मूला हम लोग को बेसिकली, फिर g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। समझाइए, ये यहाँ पे इसका डेरिवेशन खत्म। सी वाले में क्या था, लैटिट्यूड एज वेल एज रोटेशन होगा और एंगल, लैटिट्यूड का मतलब क्या है, एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला से हम लोग को एक चीज़ मिल रही है देखने, कॉन्क्लूड जिसको बोलेंगे, कंक्लूजन, एज द टीटा इंक्रीज, जैसे जैसे टीटा इंक्रीज होगा कॉस टीटा विल बी डिक्रीज, क्योंकि अगर एंगल बढ़ता है ना तो याद रखना कॉस टीटा डिक्रीज होता है, एंगल बढ़ता है तो कॉस टीटा डिक्रीज होता है, आप लोग कभी भी देख लेना। तो जी डैश विल इंक्रीज, तो कॉस थीटा अगर डिक्रीज होगा तो जी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि सपोज करो ये 0 हो गया तो ये मैक्सिमम हो गया, इसीलिए तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा, जी डैश विल इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स एनी पोल ड्यू टू अर्थ रोटेशन ऑफ द, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, समझा ये डेरिवेशन, बहुत ईजी था। ओके, नाउ स्पेशल केस भी देख लेते हैं। अब केस 1 में क्या बता रहा पता है कि एट द इक्वेटर बोल दिया, मतलब कि जो टीटा जो बता रहा था ना, एंगल जो हम लोग को बता रहा था यहाँ से, ये टीटा एंगल, अब वो एंगल है ना 0, सपोज करो 0, मतलब वो इसी के ऊपर है, ऐसा, ये तो 0 एंगल, ठीक है, एंगल सपोज करो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना 0, तो यहाँ पे 0, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 हो गया, तो क्या बचा खाली, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर जी डैश इज मिनिमम एट इक्वेटर, अब यहाँ पे देखो जी डैश इज मिनिमम हो जाएगा, जी डैश कितना हो जाएगा, मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस कर रहे, जब यहाँ पे माइनस करते हैं ना वहाँ पे मिनिमम हो जाता है, सब चीज़ें क्या हो जाती, मिनिमम हो जाती है, ठीक है। तो द रिडक्शन हियर इज जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू आर ओमेगा से, कुछ नहीं किया मैंने, इसको यहाँ भेज दिया क्योंकि माइनस था ना, तो उधर भेजा तो प्लस, और ये प्लस था वहाँ पे भेजा तो माइनस, देखो वही चीज़ हुई, ठीक है। अब आर का वैल्यू मुझे मालूम है, आर का वैल्यू मुझे मालूम, नहीं मालूम आप लोगों को तो याद कर लो, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो इसका वैल्यू होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इंटू 10⁶ मीटर रेडियस, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वो तो सबको मालूम है, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t, 2π/t, 2π ऐसे लिखेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू मुझे मालूम है क्या होती है, 3.14 है ना, जिसको 22/7 भी बोलते हैं लोग, 22/7 है ना, तो पाई का वैल्यू तो मुझे मालूम है, और टी क्या है, 24 आवर्स, 24 मतलब 1 डे,
1 डे लगता है ना अर्थ को कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के रिवॉल्व अराउंड होने के लिए कितना लगता है उसको 24 हावर्स लगता है। अब 24 हावर नहीं चाहिए मुझे, सेकंड चाहिए। तो 24 इंटू पहले मैं उसको मिनट में करूँगा फिर सेकंड में करूँगा, तो 24 इज़ द हावर। तो हावर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दिया मैंने 60 से मल्टीप्लाई। अब वो मिनट में हुआ, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब वो सेकंड में हो गया। अब वो देखो पहले था हावर, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में आ गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में आ गया, और सेकंड में मुझे चाहिए था क्योंकि भी चीज़ भी हम लोग सेकंड में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि SI यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकंड, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग एंटी लॉग, जो वीडियो नहीं देखा देख लो, लॉग एंटी लॉग का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका कि कैसे लॉग एंटी लॉग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर कुछ इस तरीके का आएगा 7.275 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। पर सेकेंड क्यों, देखो ना टाइम नीचे है ना, और 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो उसका यूनिट नहीं रहेगा, खाली किसका यूनिट रहेगा, टाइम का। तो पर सेकेंड, S-1 इसका मतलब क्या है, पर सेकेंड ना, ठीक है, इतना तो मालूम होगा, ठीक है। तो G माइनस G डैश इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। R का वैल्यू मुझे मालूम है ये, और ओमेगा का वैल्यू मुझे मालूम है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, R का वैल्यू पुट करेंगे और ओमेगा का स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका आंसर लगभग आएगा 0.03386 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। अगर करना है तो कर लो, लॉग एंटी लॉग आता है तो कर लो, ठीक है। नाउ केस नंबर 2, एट पोल्स सपोज करो थीटा इज इक्वल टू 90। पहला केस में क्या था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अब थीटा इज इक्वल टू 90। अब कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, कॉस के साथ सब क्या मल्टीप्लाई में, तो सब 0 हो जाएंगे। तो G इज इक्वल टू G डैश इज इक्वल टू G हो जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम हो गया। अब देखो माइनस हट गया, पहले वाले केस में माइनस था, अभी माइनस हट गया, देखो G डैश इज इक्वल टू G, तो देयर इज़ नो रिडक्शन। देखो सिंपल है ना, देयर इज़ नो रिडक्शन। पहले वाले केस में क्या था, माइनस आ रहा था, माइनस समथिंग R ओमेगा स्क्वायर अभी आ रहा था, क्योंकि कॉस थीटा हो जाता 1 हो जा रहा था, इसीलिए माइनस आ रहा था, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देयर इज़ नो रिडक्शन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, एट पोल। पहला वाला केस क्या था, इस मतलब पार्ट 3 में एल्टीट्यूड, सेकेंड डेप्थ, थर्ड लैटिट्यूड एंड रोटेशन। तो उसका देखो एट द पोल्स, इसको पोल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ एज द पोल्स आर लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डू नॉट रिवॉल्व, ठीक है, हो गया। तो ये हम लोग का यहाँ तक 3 टॉपिक था जो ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने, जिसको नहीं मालूम देख लो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आएगा नहीं ये फॉर्मूला यहाँ पे, बट फिर भी याद रखो, MGH मसाला खाए हो, MGH रहता है या MDH ऐसा कुछ तो रहता है मसाला, ठीक है। तो वैसे याद रख सकते हो MGH। M मतलब मास, G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, E क्या है H क्या है हाइट, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H इज़ अ हाइट, ठीक है, MGH याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। Every system always configures itself in order to have minimum potential energy or every system tries to minimize this potential energy। इसका मतलब सिंपल इंग्लिश में लिखा है, यहाँ से पढ़ो, ये इतना यहाँ तक शायद ना समझ में आए, यहाँ से समझो। एवरी सिस्टम, हर एक सिस्टम ट्राई करता है टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये MCQ में कोई जो MCQ पूछते ना उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन, कि एवरी सिस्टम क्या करता है, मिनिमाइज करता है या मैक्सिमम करता है पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ पे लिखना मिनिमाइज करता है पोटेंशियल एनर्जी को, क्या करता है वो, ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वर्क डन, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिंपल मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैं कैसे याद रखता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल
एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है डी। देखो यू को क्या बोलते पता है, पोटेंशियल एनर्जी, यू को किसके दिखाते, पोटेंशियल एनर्जी से दिखाते, तो यहाँ पे डी लिखा है मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फर्स्ट चैप्टर पढ़े, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस, लेकिन यहाँ पे एस नहीं, यहाँ पे डी एक्स, अब उसकी मर्जी, डी एक्स उसने ले लिया, ठीक है, ज़रूरी नहीं ऐसे ही ले, तो डी एक्स ले लिया चलेगा, वो डिस्प्लेसमेंट ही है, डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसमें इतना सोचने की बात नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि एफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। डी यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलेगा, ठीक है। तो इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ऑफ द सिस्टम एज अ वोल। पोटेंशियल एनर्जी किसका रहता है, वो वोल सिस्टम का रहता है, टोटल सिस्टम का रहता है। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इट इज ऑफ द सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ एंड डू नॉट ओनली ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक बस इतना ही था, इसका फॉर्मूला मेन याद रखना, एफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। डी यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एफ क्या है, फोर्स है, एफ इंटू डी एक्स से आया, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर ही, हाँ फर्स्ट चैप्टर ही है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सपोज करो डी एक्स, इसलिए डी एक्स लिखा, समझा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और एक और चीज़ देखें कि एवरी सिस्टम क्या करता है, ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, समझा। ये छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, एंड अगर समझा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, अपना सजेशन आप कमेंट में बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा कैसे नहीं लगा, समझा या नहीं समझा, जो भी है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो लोग पुराने हैं प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सके, ठीक है। तो आप लोग खाली अपना ही मत देखो, दूसरे का भी देखो, इसलिए जितना हो सके शेयर कीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो लाइक कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।